ठीक है। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं से एक गणित हमारे दिमाग में रहती है कि मैक्सिमम रिटर्न हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें कि मैक्सिमम रिटर्न मिल जाए। हमारे पास कई रास्ते होते हैं, कई हमारे पास ऑप्शन होते हैं। कभी भी आप बिज़नेस, पैसा है आपके पास, बिज़नेस स्टार्ट करना, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन ज़रूर रहेंगे और मल्टीपल ऑप्शन के बारे में आपको सोचना भी है कि हम कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें कि हमारा पैसा सिक्योर भी हो और रिटर्न भी ज़्यादा मिल जाए। तो फ़िलहाल इस चैप्टर में कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये सोचेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं कि हमें पैसा या रिटर्न ज़्यादा मिल जाए, ठीक है ना, रिटर्न हमें ज़्यादा मिल जाए। सो द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज़ कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय ए फर्म। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री मान लो कि कपड़ों की फैक्ट्री, जीन्स और टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो यू नीड मल्टीपल मशीन टू प्रोडक्ट दोज टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ओके। अब वो मशीन भी अलग अलग टाइप की है, अलग अलग स्केल की है। कोई मशीन ऐसी है बहुत ज़्यादा फास्ट है, हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, उसमें आप है ना जीन्स तैयार कर सकते हो एक दिन में, समझो 200 जीन्स पैंट का प्रोडक्शन हो सकता है सिलाई का। अगर स्टिचिंग की बात करें सिलाई की, काफ़ी एडवांस मशीन भी आती हैं। कुछ बेसिक जो पुरानी मशीन आती हैं उसमें धीरे 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 काम हो रहा है। या इसके अलावा प्लास्टिक मोल्डिंग, चलो बात कर रहे हैं, प्लास्टिक की मशीन देखो अलग अलग आती हैं। ऑटोमेटिक मशीन होती है, कुछ मैनुअल मशीन होती हैं। ऑटोमेटिक मशीन में ऑटोमेटिक जैसे बॉल बनाने की मशीन हो गई या पेन का कैप बनाने की, पेन की पूरा पेन बनाने की मशीन हो गई। तो ये मशीन डिपेंड करता है कि कितनी हाई या कितनी एडवांस मशीन है। कोई बेसिक मशीन होती है, मैनुअल मशीन होती है, उसमें प्रोडक्शन कम होता है, और कोई एडवांस मशीन होती है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो अब आपको दो ऑप्शन होते हैं कि यार ये इसमें एक में इन्वेस्टमेंट कम है, एक में ज़्यादा है, लेकिन किसी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो उसका रिटर्न भी ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, हम ज़्यादा सामान बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, कहाँ पर आपको पैसा खर्चा करना चाहिए, ठीक है। तो आपने ऐसे 5 मशीन खरीद ली या 2 मशीन खरीद ली। अब वो मशीन, एक मशीन पड़ी आपकी 10 लाख रुपए की, 2 मशीन हो गई 20 लाख रुपए की। अब वो 10 लाख की मशीन जब खरीदी ना आपने, तो सबसे पहला आपका दिमाग में क्या आएगा कि यार ये 10 लाख रुपए कैसे रिकवर करें। पहले ये मशीन से हमें साल का कितने रुपए मिल जाएंगे। साल के 2 लाख रुपए दे देंगे तो 10 लाख रुपए 5 साल में मशीन के पैसे खड़े हो गए, आगे हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और सरप्लस है वो चीज़ आगे की, ठीक है। अब मशीन की भी तो अपनी लाइफ होगी, पता चला मशीन की लाइफ है 8 साल, ठीक है, 8 साल मशीन की लाइफ है, तो आपके दिमाग में क्या हो गया यार 4 साल में पैसा रिटर्न हो जाए, बाकी 4 साल तो हम कमा लें। अगर मशीन की लाइफ है 5 साल और रिटर्न पैसा 4 ही साल में हो रहा है, 4 साल में हो रहा है, एक ही साल आप पैसा कमाओगे, तो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपका 4 साल फंसा रहेगा। उसके बाद 1 साल में ही आप कितना कवर कर लोगे, उतना रिकवर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना साल पैसा फंसा भी तो रहा आपका। भाई यहीं पर तो आपको देखना होता है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, कि आपको अभी 500 रुपये मिल जाए जब 1 साल बाद 600 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या बेहतर है आपके लिए, अभी 500 रुपये मिलना बेहतर है या 1 साल बाद 600 रुपये मिलना बेहतर है? क्या बेहतर है बताइए। अभी 500 मिल जाए, अब वो 500 के 1 साल बाद तुम 550 बना पा रहे हो, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर वो 1 साल में 500 रुपये कितना बना पा रहे हो 550, और 1 साल बाद कोई है 600 रुपये दे रहा है रेडीमेड, भाई 500 मुझे दो, मैं तुम्हें 600 रुपये दे दूँगा। तुमने क्या सोचा यार 500 रुपये मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, तो मैं 700 कर सकता हूँ, 700 बना सकता हूँ। तब तो लॉजिक है कि यार चलो 500 रुपये हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, मैं अपने बिजनेस से, अपने टैलेंट से उस 500 को 700 बना सकता हूँ। और दूसरा वाला जो है कहीं और से हम जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी और के भरोसे, वो 500 का 600 ही गारंटी दे रहा है। तो यू है मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल ऑप्शन है। वहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही वही है कि वो जो 600 रुपये हैं वो अभी के कितने रुपए के बराबर है, 550 के बराबर है, 450 रुपये के बराबर है कि 400 रुपये के बराबर है। अगर बहुत ज़्यादा फर्क है 400 रुपये के बराबर, तो बहुत अच्छी बात है कि वो जो 600 रुपये अभी के 400 के बराबर है, 200 रुपये का मार्जिन है, तब तो ठीक है ना। तो ये होता है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। जो डिस्काउंटिंग हम लोग निकालते हैं ना, प्राइस को कम करते करते चले जाते हैं, तो वही चीज़ होती है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि आपने इन्वेस्ट किया तो साल साल का कितना आउटफ्लो, मतलब जो भी इनफ्लो आपने पैसा दिया तो कितना आउटफ्लो मिला, या कितना आउटफ्लो पैसा आपने लगाया तो कितना इनफ्लो हुआ, कितना पैसा आया। तो ये डिपेंड करता है वो डिसीजन मेकिंग, वही तो है डिसीजन मेकिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग का मतलब ही वही हुआ।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग का मतलब ही वही हुआ। सो वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, द इन्वेस्टमेंट फंड हैज़ टू बी मेड आफ्टर केयरफुल असेसमेंट। जो मैंने पूरी स्टोरी बताई, पूरे एग्जाम्पल बताए ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट। आपके पास 3-4 मशीन थे, अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग कंपनी का अलग अलग ऑप्शन। कहीं पे ज़्यादा प्रोडक्शन था, कहीं पे कम प्रोडक्शन था किसी मशीन में, लेकिन जिसमें कम प्रोडक्शन था वो उसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम थी। जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन था, प्रॉफिट ज़्यादा था, रिटर्न ज़्यादा था, लेकिन वो मशीन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मांग रही थी। तो यू हैव 2 चॉइसेस नाउ कि कौन सा बेहतर होगा। आपको कॉस्टिंग भी तो देखनी है, इन्वेस्टमेंट का भी तो कॉस्ट देखना है कि एक मशीन 1 लाख की, एक 10 लाख की। लेकिन एक 10 लाख वाली से रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, 1 लाख वाली से रिटर्न कम मिल रहा है, लेकिन 1 लाख रुपए की भी तो है, सस्ते में भी तो है, 9 लाख रुपए बच्चे भी तो जा रहे हैं तुम्हारे। तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, चॉइसेस है आपके पास कि कौन सा बेहतर रहेगा। यहाँ बिजनेस में ये जो है डिसीज़न बिजनेस को कामयाब डिसीज़न मेकिंग बनाता है। हाँ, अक्सर होता है ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेस एक से गलत डिसीजन से फेल हो जाते हैं। अभी आपके सामने रिसेंटली एग्जांपल, एक रिलायंस कंपनी है, धीरू भाई अम्बानी। बाद में उनके जाने के बाद आफ्टर हिज डेथ दोनों लड़कों को आधे आधे प्रोजेक्ट मिल गए, बढ़ गई। एक ने देखो सही डिसीजन लिया, मुकेश अम्बानी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और एक अनिल अम्बानी, उसका डिसीजन सही नहीं था, डूब गया वो। अब उसके बाद एक ही कार बची, बताओ, रिलायंस जैसी कंपनी का मालिक, इतना बड़ा अरबों खरबों रुपए का एक टाइम में मालिक था। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग कि कंपनी खड़ाई मिली उसे, लाइक स्टैंड अप कंपनी थी पूरी, फिर भी डुबो दिया, डूब गई, नहीं सही डिसीजन ले पाए होंगे। तो ये चीज़ है। तो अब जबकि उनके पास पूरे ये भी होते हैं, पूरी टीम होती है, एक से एक MBA, अकाउंटेंट, सब बताते हैं, मार्केट रिसर्च, मार्केट एक्सपर्ट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, शेयर होल्डर्स, काफ़ी अच्छी नॉलेज रहती है उनको। लेकिन फिर भी सिचुएशन है, कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ लॉन्ग होता है ना, दूरदर्शी होना कि यार आगे 10 साल बाद इस बिज़नेस का कितना स्कोप है, फोरकास्टिंग कितना स्कोप है, कि अभी तो हमने ये कंपनी डाल ली, अभी उसने रिलायंस के मोबाइल हाथ में था, अब बाद में स्मार्ट मोबाइल आ रहे थे, ठीक है ना, फिर इंटरनेट वाईफाई का कॉन्सेप्ट आ रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ज़रूरी होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यू हैव डिफरेंट टेक्निक्स, यू हैव डिफरेंट फार्मूलाज कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प मिलेगी। तो आपके पास 2 टाइप के यहाँ पे 2 कैटेगरी दी है, नॉन डिस्काउंटिंग बेस्ड एंड डिस्काउंटेड बेस्ड। ठीक, डिस्काउंटिंग बेस्ड, नॉन डिस्काउंटिंग, ठीक है ना। सो नॉन डिस्काउंटिंग मेथड में हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं या 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक पे बैक पीरियड, एक है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, और दूसरा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर डिस्काउंटेड पीरियड में, डिस्काउंटेड पीरियड का मतलब वो होता है कि आगे की मनी ये है, फ्यूचर प्रेजेंट में क्या है उसका कीमत, है ना। हम लोग प्रेजेंट से फ्यूचर जा रहे थे, यहाँ पे फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है, फ्यूचर में इतना मिल रहा है, तो नेट अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो सकती है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देन मॉडिफाइड IRR, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का ही एक और पार्ट है, मॉडिफाइड IRR। तो 1 2 3 4 5 6 तरीके से हमारे पास 6 मेथड है। तो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ कैपिटल बचिंग, एज आई टोल्ड यू, प्लानिंग करना, इवेल्युएट करना, इवैल्यूएशन करना, फिर सिलेक्शन करना उस प्लानिंग का, उस प्लान का सिलेक्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर वो जो तुमने प्लान किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया, उस पर कंट्रोल करना, उसका रिव्यू करना। तो इवैल्यूएशन में ही ये जो पूरा जो प्रोसेस है कैपिटल बजटिंग का, ये तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के बाद की कहानी होगी ना, इम्प्लीमेंट, कंट्रोल एंड रिव्यू। फिर यहाँ पर इवैल्यूएशन सेलेक्ट करने से पहले यू हैव डिफरेंट टेक्निक्स, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स, ठीक है ना। तो नाउ यहाँ पर आपके जो अलग अलग टाइप थे, अलग अलग फॉर्मूलेज हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, तो ये अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पे बैक पीरियड, व्हाट इज पे बैक पीरियड नाउ, ठीक है। तो चैप्टर या कैलकुलेशन स्टार्ट होने से पहले आपको मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। मैं डायरेक्ट बता दूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन के इतने इतने मेथड होते हैं, पे बैक पीरियड, तो वो एक कहीं ना कहीं से रटा रटाया जैसी कहानी हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा आपको फील भी दे दिया है कि एग्जैक्टली हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, अगर कोई फॉर्मूलेस पढ़ भी रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए यू हैव 6 टाइप्स ऑफ टेक्निक या 6 टाइप्स ऑफ फार्मूला या प्रोसेस होते हैं, जिसको हमारे सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उस
फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा क्या प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। सो पे बैक पीरियड में हाउ सून कैन वी गेट आवर कैश बैक। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया किसी मशीन में, मशीन लेकर आए, ठीक है, 100 करोड़ की, 100 लाख की, 100 करोड़ की मशीन, हाँ होती है इतने बड़े बड़े प्लांट, ठीक है ना। तो फिलहाल ये एग्जाम्पल 100 रुपये दिए हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास मशीन की जो एक स्क्रैप वैल्यू होती है, लाइफ टाइम होता है मशीन का, कि मशीन 10 साल चलेगी, तो भाई कम से कम 10 साल चलेगी। अगर 10वें साल पैसा वापस आए तो मतलब ही क्या रहेगा, फ़ायदा कब मिलेगा तुम्हें, फ़ायदा कब उठाओगे। तो ये हमने देखा कि पहले साल 20 रुपये, फिर दूसरे साल 20 रुपये, तीसरे साल 20 रुपये, चौथे हर साल 20-20 रुपये से हमें रिटर्न मिल रहा है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा आगे जाके कम होने लगता है क्योंकि मशीन का परफॉर्मेंस कम होता है। बाय द वे ये अभी तो एक ऊपर से समझो कि 1 2 3 4 5, हाँ 5 साल में मेरे पैसे वसूल। फिर आगे जितने भी साल बचे मशीन की जो भी लाइफ है, समझो आगे 10 साल लाइफ है, तो 5 साल हमने कमा लिए, निकाल लिए पैसे, बाकी 5 साल में मशीन वापस दे देगी पैसा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। So how soon can we get back this money? So we can understand from this chart, this graph, within 5 years या in 5 years we can recover our initial investment, ठीक है ना। So this is called payback period. So for example, one more example, if you have invested 25 lakhs, okay, और कैश एनुअल कैश इनफ्लो कितना आ रहा है, 5 lakhs आ रहा है। सुनो 25 लाख रुपीज़ हमने इन्वेस्टमेंट किया, दिस मनी वी कैन से इट इज़ योर कैश आउटफ्लो, इट इज़ व्हाट कैश आउटफ्लो, एंड व्हाट इज इनफ्लो हियर 5 lakhs ईयरली फॉर 8 years, इट मीन 40 lakhs, हाँ इट मीन विद इन 5 years you can recover your money, and then next 3 years you can take enjoy it as a profit, okay, as a benefit. So calculate the payback period. तो ये तो यार पता चल ही रहा है payback period 5 साल में हो रहा है ना। देखो payback period is equal to initial investment, that is your 25 lakhs upon annual cash inflow, annual cash inflow 5 लाख रुपए हो रहा है। तो इतना तो एक मेंटल मैथ लग रही थी कि 5 साल में हमारा payback period हुआ जा रहा है। So suggest the management using payback period, and industry considering investment in a project which cost rupees 6 lakhs और कैश इनफ्लो। अब देखो यहाँ पर तो यार बड़ा ईजी हो गया था क्योंकि कैश इनफ्लो क्या था, 25 हर साल इक्वल था, तब तो निकालना बड़ा आसान हो रहा था, हमने डिवाइड कर लिया। यानी कि पे बैक में भी 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सेप्ट वही है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरीके से हमने निकाल सकते हैं। अगर कैश इनफ्लो इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश फ्लो क्या है इक्वल है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर लिया टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, यू विल फाइंड 5 years, फॉर 8 years वो आगे क्या है प्रॉफिट है, छोड़ो उसे, ठीक है ना। 5 साल में हमारा क्या हो गया, पे बैक पीरियड हमें मिल गया। नाउ यू आर इन्वेस्टिंग 6 lakhs, your cash outflow is what 6 lakh, and cash inflows are different in different year, okay. फर्स्ट ईयर यू आर गेटिंग 1,20,000। हाँ ये चीज़ पॉसिबल है ना, मशीन तो नहीं हर साल बराबर उतने से ही तुम प्रोडक्शन दे रहे हो, उतना ही काम कर रही हो, वही लाइट और वही सारी चीज़ें, वही ऑर्डर है उतने ही, तो रेगुलर तो प्रैक्टिकल वैसे भी पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट ईयर यू आर गेटिंग 1,20,000, नेक्स्ट ईयर यू आर गेटिंग 1,40,000, एंड नेक्स्ट ईयर 1,80,000, देन 2,25,000, 2,50,000। तो यू हैव डिफरेंट कैश इनफ्लोज। तो कोई बात नहीं, पहले हम करेंगे ईयर से स्टार्ट करेंगे, हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, हमेशा क्या 0 से, 0 वाले में नेगेटिव लिखना है। ब्रैकेट का मतलब जानते हो क्या होता है अकाउंट में, अकाउंट में ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव, याद रखना, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है। हाँ ये कैश आउटफ्लो है, 6 लाख इन्वेस्टमेंट है, पहले तो इन्वेस्ट किया ना 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये पहले इन्वेस्ट किया था, तभी तो हमने नेगेटिव में लिखा ना। तो ब्रैकेट का मतलब कभी भी टेबल बनाओगे अकाउंटिंग का, अगर ब्रैकेट में लिखोगे तो इसका मतलब अकाउंट में क्या समझना है, नेगेटिव, मतलब 6 लाख रुपये भी तुम्हारा आउटफ्लो हुआ है, ठीक है ना। तो 6, अब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, यहाँ पे क्यूमुलेटिव एक क्वांटिटी लिखनी होती, बता रहा हूँ क्या है, 6 लाख रुपये लिख दिए कि 6 लाख रुपये अभी मेरे गए हैं, 0 years में 6 लाख। 1 साल हो गया, 1 साल जब हुआ तो 1,20,000 आ गए, तो 6 लाख में 1,20,000 माइनस कर दो, ऐसे जाएगा लो 6 लाख माइनस 1,20,000 बचा कितना 4 लाख। ऐसे एरो बनेंगे, ऐसे zigzag। हाँ ये दिस समझ गए, 4,80,000 माइनस 1,50,000 समझ गए। तो अब पहला साल तुम्हारा यानी अभी कितने निगेटिव में चल रहे हो तुम, 4,80,000 तुम्हारा अभी फंसा हुआ है। फिर दूसरा साल हुआ तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 में 6 लाख लिखना, याद रखना, और ब्रैकेट में लिखना नेगेटिव में, अभी भी नेगेटिव में। दूसरे साल मशीन
मशीन ने कितने रुपए कितना इनफ्लो हो गया, मशीन ने कितना तुम्हें दे दिया? 1,40,000। वो 1,40,000 कमा के दिए। तो 4,80,000 में देखो, मेरा पेन देखो ध्यान से, 4,80,000 में माइनस 1,40,000 बचा 3,40,000। अभी भी माइनस में चल रहे हो, अभी भी माइनस में 3,40,000 अभी फंसे हुए हैं। तीसरे साल में मशीन ने कितने रुपए देते? 1,80,000। फिर 3 लाख ऊपर आओ, ऊपर ना 3,40,000 आएंगे, माइनस 180,000 इज इक्वल टू 160,000। अभी भी ठीक है, अभी भी 1,60,000 में माइनस में। चौथे साल मशीन 2 लाख रुपए दे दिए, फिर 1,60,000 माइनस 2 लाख, तो माइनस का 40,000 आ गया। तो वैसे सोचो कि माइनस का 40,000 हमारे लिए अच्छी बात है, 40,000 ओपन हो गया हमारा। 1,60,000 पिछली बार था, फंसा हुआ था। मशीन ने इस साल कितने रुपए दे दिए? 2 लाख। 4 लाख रुपये प्लस दे दिए। 4 लाख ज़्यादा मिल गया ना हमें? 4,40,000। सॉरी 40,000 रुपये। 1,60,000 रुपये हाँ पिछली बार माइनस में थे, फिर एक साल हुआ तो मशीन ने उस साल हाँ, अगले साल कितने रुपये? 2 लाख रुपए दिए। हाँ, ठीक ठीक समझ। 2 लाख रुपए दे दिए तो 1,60,000 माइनस 2 लाख माइनस का 40,000, मतलब साइन पलट गया ना, माइनस का 40,000 आ गया मशीन के लिहाज से। मतलब हमारे पास 40,000 रुपये आ गए, अब एक्स्ट्रा आ गए। माइनस का 40,000। मतलब ऐसे तुम माइनस करो ना, क्योंकि तुम्हें एरो बना बना करना है ना। देखो 60 माइनस 120 480, 480 माइनस 140 340, 340 माइनस 180 160, नहीं। 160 माइनस 2 लाख, 160 माइनस 2 लाख, तो माइनस 40,000 हुआ ना। तो माइनस बहुत सेंस से माइनस मत समझो, यहाँ पे सेंस थोड़ी मेंटल मैथ ले लो। 1,60,000 माइनस 2 लाख कितना होगा? तो यहाँ पे समझ गए, यहाँ पर 1,60,000 लास्ट टाइम फंसा हुआ था, लेकिन अगले साल मशीन ने कितना तुम्हें पलट के दे दिया? 2 लाख में। मतलब वो 1,60,000 हटा दो, बचा कितना हमारे पास एक्स्ट्रा? 40,000 रुपये बच गए। ठीक है, फिर उसके अगले साल मशीन ने कितने रुपए दे दिए? 2,50,000। 40,000 पहले प्रॉफिट में थे और 2,50,000 और दे दिए, यानी अब हो गया 2,90,000 हमारे पास। समझ गए? तो इस तरह। लेकिन हमारा देखो, अब हमें क्या निकालना है? हमें आगे प्रॉफिट ऑफिट ज़्यादा नहीं जाना है, हमें ये निकालना है कितने साल में पैसा मेरा रिटर्न हो जाएगा। 4 साल में। तो 4 साल कहाँ हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बीच में फंस रहा है ना, कुछ प्लस भी हो रहा है ना। हमने 4 साल नहीं हो रहा है ना, अगर ये 0 आ जाता, 3 साल। क्योंकि 3 साल देखो 1 2 3 साल, 4 साल में पार्टली हो रहा है। 4 साल में कुछ मतलब 1,60,000 नहीं दिया मशीन ने। 0 को भी काउंट कर लिया। हाँ देखो, 4 साल में मशीन अगर 1,60,000 देती तब तो बराबर हो जाता कि भाई हमें पूरे 4 साल में पैसा मिल गया। लेकिन मशीन ने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, तो एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है कि 3 साल कुछ दिन कुछ महीने हैं। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए। क्योंकि 1,60,000 रुपये मेरे फंसे हुए थे, फिर एक साल हुआ तो मशीन ने 1,60,000 नहीं दिए, कितना दे दिया? 2 लाख दे दिया। मतलब वो 1,60,000 रिकवर हुए प्लस 40,000 रुपये दे दिया। तो हम पूरा साल क्यों पकड़ेंगे? सही बात। बीच में कहीं रुका ना। तो यहाँ पे देखो 3 साल तो पहले पूरा पूरा चलो, 1 2 3 साल में पूरा पूरा। चौथे साल में थोड़ा सा डेसिमल वाला मामला है। 3 साल समथिंग मंथ सम, ठीक है, फ्यू मंथ्स। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। पीरियड 3 ईयर तो है 3 ईयर तो हो ही गए, प्लस में पूरा 1 साल एक्स्ट्रा नहीं लिया मशीन ने। उस साल उसने ज़्यादा दे दिया था, 2 लाख ज़्यादा दे दिया था, मतलब 40,000 रुपये ज़्यादा दे दिए थे, 2 लाख रुपये दिए थे, 1,60,000 नहीं दिए थे। तो अब क्या करें यार, 3 ईयर प्लस समथिंग है, 3 ईयर प्लस समथिंग है ना। अगर चौथे साल जस्ट 1,60,000 देता मशीन देती तब तो ठीक था, पूरे 4 साल लगा दिए मशीन ने। लेकिन चौथे साल मशीन ने 1,60,000 प्लस 40,000 दिया, कुछ एक्स्ट्रा दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि मशीन ने 4 साल में पैसे वापस मिले, 3 साल कुछ महीनों में पैसे वापस मिले, क्योंकि मशीन कुछ ही महीनों में, 3 साल हुए फिर कुछ महीने हुए, कवर हो गए पैसे मेरे 6 लाख मशीन के। फिर जो भी 2 4 6 महीने मशीन एक्स्ट्रा चली उसके पैसे हमारे एक्स्ट्रा हुए थे। तो वो कैसे निकालें? 3 साल तो पहले पूरा लिख लो। एक देखो यहाँ से 1 से जोड़ना है, 1 से, ये वाला 1 है ना, 0 से नहीं, 1 2 3 तक तो पूरा था। चौथे में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो यहाँ 3 ईयर प्लस चौथे के लिए क्या करोगे? आउट ऑफ 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपये मेरे पास आया, 2 लाख आए, लेकिन रिकवरी कितनी करनी थी हमें? सिर्फ 1,60,000 की। मशीन को सिर्फ 1,60,000 का दे देती काफ़ी होता, लेकिन मशीन ने 2 लाख रुपये दे दिए। तो छोटा अमाउंट ऊपर लिखना, बड़ा अमाउंट नीचे। अब जो भी डेसिमल में आ जाए आंसर 0.8, यानी 3.8 ईयर्स दोनों को प्लस करोगे कि मशीन ने 4 साल नहीं 3.8 ईयर्स में ही पैसे तुम्हारे वापस कर दिए। इज इट क्लियर नाउ? ये थी कहानी किसकी? पे बैक पीरियड की। सो ये तुम्हारा चल रहा था अलग अलग जो मेथड थे, तो जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? पे बैक पीरियड पढ़ा। क्या पढ़ा? पे बैक। ये कहानी पे बैक में अगर रेगुलर है तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो फॉर्मूले से, हर साल सेम अमाउंट है। लेकिन अगर अलग अलग है तो प्लस करो, फिर लास्ट में अगर एक्स्ट्रा पैसा आखिरी साल आ रहे हैं तो उसमें डेसिमल में
तुम्हें वो लेकर जाना है, ठीक है। बड़ा अमाउंट डिनोमिनेटर में लिखो, छोटा अमाउंट न्यूमरेटर में। नेक्स्ट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है ये एक्चुअली में यही वाला है, ये अकाउंटिंग रेट ऑफ ईयर रिटर्न, ठीक है ना। इसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। बोलते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। देखिए इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी ये है, अगर इस मेथड से तुम्हें जाना है तो हम क्या करेंगे, दिस मेथड टेक्स द अकाउंट द अर्निंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर दिस होल लाइफ। पूरे लाइफ के हमें देखना है कि पूरे लाइफ में कितनी अर्निंग मिल रही है। तो एवरेज या अकाउंटिंग रेट ऑफ ईयर इज इक्वल टू आउट ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट, मतलब नीचे एवरेज इन्वेस्टमेंट ऊपर एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये दोनों का रेशियो कि हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसमें से एवरेज प्रॉफिट कितने रुपए साल का मिल रहा है। 10 लाख में 2 लाख रुपए साल का मिल रहा है, 10 लाख में 1 लाख रुपए साल का मिल रहा है, उस हिसाब से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी कि 10% है ना। अगर 10 लाख में 1 लाख मिला तो 10% हुआ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, है ना। 10 डिवाइड बाई 100 या 1 डिवाइड बाई 10 तो 10% हुआ, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 100 कर लोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू वॉट, कैश इनफ्लोज माइनस। हाँ, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम जो प्रॉफिट लेंगे एवरेज प्रॉफिट, कैश तुम्हारे पे जितना आया तो वो उतना कैश को नहीं मानेंगे प्रॉफिट, है ना। हर साल प्रॉफिट हो रहा है मशीन से, उतना नहीं मानेंगे, उसमें से मशीन का डिप्रिसिएशन हटा देंगे, उसमें से जो भी हम टैक्स दे रहे हैं हटा देंगे, तब प्रॉफिट समझा जाएगा, तब प्रॉफिट समझा जाएगा, ठीक है ना। अब बाद में एवरेज प्रॉफिट कैसे, ये तो पूरे लाइफ टाइम का हो गया। एवरेज प्रॉफिट अगर हर जैसे पूरे लाइफ में टाइम में 20 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ, लेकिन पर ईयर कितना हुआ, जैसे 20 लाख रुपए हुए 5 साल में, तो 20 लाख डिवाइड बाई 5 पर 4 लाख रुपए हो गए पर ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट बाद में क्या करो, एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लो, प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो है ये ओवरऑल टोटल है कि टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ 10 साल में, फिर डेप्रिसिएशन कितना हुआ 10 साल में, टैक्स कितना पे किया, तब जाके तुम्हारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया। देखो हम इस फॉर्मूले को तोड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज, ये तो एवरेज प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट अपॉन, सर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालो, टोटल कैश इनफ्लोज माइनस डिप्रिसिएशन माइनस टैक्स। तो एवरेज प्रॉफिट का तो फॉर्मूला तोड़ के हमने सब कुछ बढ़िया तरीके से उसको ट्रीट कर दिया, हमें मालूम पड़ गया एग्जैक्टली एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया, हम लोग इस फॉर्मूले को तोड़ रहे हैं भाई। व्हाट इज ARR, इट इज़ योर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, की हर साल कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है हमें, ठीक है। ARR इसको कैसे निकालेंगे, ARR को एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। भाई अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अलग, एवरेज इन्वेस्टमेंट अलग अलग निकालना पड़ेगा, बाद में दोनों को कंपोज कर दो यहाँ लाके। अब सवाल है सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें, एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट टोटल जो पूरे कई साल हुआ है, 10 साल 20 साल जितने भी साल प्रॉफिट हुआ टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ये तो हो गया क्या एवरेज प्रॉफिट। अच्छा सर प्रॉफिट भी कैसे निकाल सकते हैं क्या कि प्रॉफिट रॉ है टोटल, नहीं, प्रॉफिट में ही छिड़कानी है, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, मतलब एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर लिखोगे, तो प्रॉफिट डायरेक्ट जो प्रॉफिट दोगे वो ना लिख देना, प्रॉफिट में से पहले जो भी कैश इनफ्लो हुआ है, जो भी मशीन ने तुम्हें पैसे दिए हैं रिटर्न, माइनस डिप्रिसिएशन कर देना मशीन का, माइनस जो भी तुमने टैक्स पे किया वो भी पे कर देना, हटा देना, तब जाके उसे प्रॉफिट माना जाएगा। टोटल जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन नंबर ऑफ ईयर, तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो आ गया, सर एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालें, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। देखो इसकी कहानी सुनो एवरेज इन्वेस्टमेंट की। देखो तुमने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख मशीन में खरीदी, मशीन को अपनी स्क्रैप वैल्यू होगी, जब मशीन बेचोगे 10 साल की, तुमने लाइफ पीरियड है कितने साल है, 10 साल है स्क्रैप वैल्यू, और इसका ये उसको बोलते हैं लाइफ टाइम पीरियड, मतलब मशीन के लाइफ पीरियड, ठीक है ना। 10 साल है, 10 साल बाद उसकी एक अपनी स्क्रैप वैल्यू हो जाती है कि 10 लाख की मशीन है, 10 साल में बेचोगे 50,000 में बिकेगी, तो 10 लाख वो प्लस 50,000 स्क्रैप वैल्यू अगर दी है डिवाइड बाई 2, अदरवाइज स्क्रैप वैल्यू का निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना। वो हम लोगों ने लास्ट में 12th में पढ़ा था, अभी बता देते हैं हम लोग, 11 में पढ़ा था डिप्रिसिएशन वाले में। तो इनिशियल में जैसे तुमने 10 लाख किया, वो 10 लाख मशीन स्क्रैप वैल्यू कितनी हुई जा रही है, 50,000 हुई जा रही है, डिवाइड बाई 2 प्लस बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा और भी कुछ मशीन में तुमने लगाया है, मशीन में कुछ भी और ही पार्ट जोड़े हैं, प्लांट में कुछ और ही पार्ट जोड़े हैं, तो एडिशनल अगर वर्किंग कैपिटल लगाया है
मशीन में, तो वो तुम्हें प्लस कर देना है। तो पहले डिवाइड बाई 2 करना है, बाद में एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया है तो प्लस कर देना। तो पूरा कैलकुलेशन जब करोगे तो क्या मिलेगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अभी एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो हमने इनिशियल, ठीक है, देखो यहाँ पे हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 1,60,000। ओके सर, ठीक है, 1,60,000 कर दिया। स्क्रैप वैल्यू है क्या? नहीं भाई, इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। या आखिरी में कबाड़ में बिल्कुल जीरो ही है, इसकी स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं। स्क्रैप वैल्यू इतनी मशीन प्लांट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हटा दो, स्क्रैप वैल्यू हम नहीं पकड़ रहे। ठीक है, कैश इनफ्लो देख लो, 5 साल का दिया। पहले साल मशीन कितना देगी? 56,000 देगी। दूसरे साल 48, तीसरे साल 30,000 देगी, चौथे साल 64,000 देगी। अब ये एक लगा के रखा है फोरकास्टिंग पे बेस पर, क्यों देगी? हो सकता है कोई रीज़न हो, उस चल के आगे डिमांड बढ़ेगी, कुछ भी आप उसके मान लो। ठीक है ना, ना घटता है हमेशा, बढ़ घट सकता है, दोनों भी। ये डिपेंड करता है कंपनी के कैसे, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं वो अपने हिसाब से फिर वो कैलकुलेशन करते हैं। फिलहाल तो भाई तुम जितना तुम्हें बोला दिमाग लगाना, उतना दिमाग फिलहाल हम लोग लगाएंगे। तो 5वें साल मशीन देगी 80,000। ठीक है ना, या हर साल मशीन के ये रिटर्न मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो मशीन पर है, डेप्रिसिएशन में मशीन का देना है कितना? स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। अगर आपने 11 में डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा तो एक रिटर्न डाउन मेथड होता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में हर साल वही पैसा घटाते जाओ। मशीन जैसे आपने मशीन ली 10 लाख की, तो मान लिया हर साल 50,000 कम हो रहे हैं मशीन के। दूसरे साल 9,50,000 की मशीन मानी जाएगी, तीसरे साल 9 लाख की मानी जाएगी, चौथे साल 8.5 लाख की मशीन मानी जाएगी। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, टैक्स का रेट कितना है? 40%। सो हमें क्या निकालना है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना। इसका फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। चलो यार, एवरेज प्रॉफिट मतलब ऑल कैश इनफ्लोज। तो कैश इनफ्लोज पहले साल 56, 48, 30, 64, 80,000 सबका प्लस कर लिया, तो क्या यही प्रॉफिट है? नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है भाई। एवरेज प्रॉफिट के लिए तुम्हें क्या फॉर्मूला मारना है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, नंबर अपॉन 5 कर दो, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट में से पहले तुम्हें डिप्रिसिएशन और टैक्स माइनस हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना काफ़ी नहीं होगा। तो ये जो है तुम्हारा प्रॉफिट नहीं, ये कैश इनफ्लो माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? कैश इनफ्लो। अभी प्रॉफिट ना मानो इसे। तो कैश इनफ्लो 5 साल में कितना हो गया? 2,78,000। तो अब एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले प्रॉफिट तो मालूम पड़ जाए, उसके बाद तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कि टोटल का प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो पहले कम से कम प्रॉफिट तो पता चले। तो इसी फॉर्मूले को तोड़ रहे हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट समझो इसका भाई, हमारा मेन फॉर्मूला ये है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई? पहले प्रॉफिट तो निकाल लो, बाद में एवरेज प्रॉफिट निकाल लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे वो तो हमने बता दिया फॉर्मूला। तो चलो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालने का काम शुरू करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? कैश इनफ्लोज कितना है? 2,78,000। अब प्रॉफिट निकालने के लिए कैश इनफ्लो जितना आया पैसा माइनस डिप्रिसिएशन माइनस टैक्स। अब देखो कैश इनफ्लो कितना है? 2,78,000 माइनस डिप्रिसिएशन कितना है? 1,60,000 बता रहे हैं। और टैक्स कितना है? 40% टैक्स है। तो 2,78,000 का इंटू 40% करो, कितना आ रहा है देखो। तो हमें क्या क्या माइनस करना है? कैश इनफ्लो कितना है? 2,78,000। डिप्रिसिएशन कितना है? 1,60,000 है। कैसे सर? दिया तो कहीं नहीं है क्वेश्चन में। 1,60,000 कहीं नहीं दिया है, सिर्फ दिया और डिप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, बाकी कुछ दिया ही नहीं, ना रेट दिया ना कुछ दिया। देखो अच्छा, देखो देखो देखो, हमने मशीन कितने में खरीदी थी? 1,60,000। मशीन की वैल्यू 5 साल बाद या 10 साल बाद जो भी हो यार, कितनी हो गई? 0 हो गई। तो पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन ही तो हुआ भाई। डिप्रिसिएशन हो के मशीन क्या हो गई? 0। यानी जितने की मशीन खरीदी थी 1,60,000 की, पूरा पूरा डिप्रिसिएशन खत्म, मशीन तुम्हारी खत्म, नो स्क्रैप वैल्यू बची। धीरे धीरे करके पूरा 1,60,000 डिप्रिशिएट कर गई मशीन। अगर डिप्रिशिएशन होता मशीन का 60,000 रुपये, तो मशीन कीमत कितनी बचती? 1,00,000 बचती, है ना? कुछ नहीं बच रही, मतलब डिप्रिसिएशन पूरा पूरा 1,60,000 हो गया। जितनी मशीन खरीदी थी उतने साल में उतना पूरा खा गई, पूरा वैल्यू घट के इतनी बिल्कुल 0 हो गई। तो कुल मिला के डिप्रिसिएशन तुम्हारा 1,60,000 रुपये। तो 2,78,000 में 1,60,000 माइनस करेंगे, जो अमाउंट बचेगा उस पर 40% टैक्स मारेंगे। जो अमाउंट बचेगा उस पर 40% कैलकुलेटर निकालो टैक्स मारेंगे। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ लिखी नहीं है, वो आपको करना है। देखो 2,78,000 क्या था? मशीन की कीमत थी, ठीक है ना? हमें डिप्रिसिएशन माइनस किया, कितना? 2,78,000 माइनस 1,60,000 रुपये। 2,78,000 माइनस
1,60,000। 1 2 3 4 बचा कितना? 1,18,000। ठीक है ना। हमने क्या माइनस किया? डिप्रिसिएशन माइनस किया। अब इसके बाद हमें टैक्स देना पड़ेगा। इनटू कितना परसेंट टैक्स बोला है? 40%। 40%। तो 40% इज इक्वल टू 47,200 आ गया। ठीक है ना। तो ये आ गया 47,200 टैक्स। समझ गए ना। तो कुल मिला के तुम्हें टैक्स निकालना है। किस पर निकालोगे? क्या इस पर निकालोगे? नहीं, किस पर निकालेंगे? 2,78,000 माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे, फिर बचा जो अमाउंट बचेगा उस पर 40% टैक्स 47,200 मैंने कैलकुलेटर करके दिखा दिया है। ठीक है। तो ये आ गया। तो 2,78,000 में 1,60,000 माइनस करो, फिर माइनस करो 47,200, बच जाएगा 70,800। अब ये है क्या? कैश फ्लोज। ठीक है ना। समझ गए ना। तो ये अब निकालना है हमें। क्या क्या मिल गया? हमें मिल गया एवरेज प्रॉफिट, हमें मिल गया प्रॉफिट मिल गया 70,800। क्या मिल गया? प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट नहीं मिला। देख लो हमारा मेन फार्मूला एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आया डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। 5 दिया था ना, 5 1 2 3 4 5 दिया था। ठीक है। 5 आ गया 14,160। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब जाकर पूरा फॉर्मूला मारेंगे। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 14,160। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है? अब एवरेज इन्वेस्टमेंट तुम्हारा देखो फॉर्मूला क्या एवरेज इन्वेस्टमेंट का? देख लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,60,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू कुछ है क्या? नहीं है। अपॉन 2 यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,60,000 डिवाइड बाई 2 करोगे सिर्फ डायरेक्ट, 80,000 क्योंकि स्क्रैप वैल्यू है नहीं, 80,000 आ जाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ तुम लोग करना है कैलकुलेशन रफ में। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,60,000। स्क्रैप वैल्यू है कि नहीं है? हटाओ फिर, जीरो छोड़ो। 1,60,000 डिवाइड बाई 80,000। कुछ एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगाया नहीं लगाया? बस 80,000 पकड़ लो टोटल एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो बस एवरेज प्रॉफिट 14,160 आया था अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट 80,000। अगर इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना इंटू 100 कर लो तो कितना आ जाएगा? 17 ये सब कैलकुलेटर तुम्हें अलाउड है, इतना तुम कर सकते हो। 17.7% आ जाएगा। करेक्ट। ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है कि वो मशीन से हमें कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है? 17% मशीन हमें एक्स्ट्रा दे रही है। 100 रुपये में 17 रुपये 7 पैसे हम कमा रहे हैं, ऐसा सोच सकते हो। समझ में आ गया। तो ये दोनों मेथड समझ में आए। कौन से दोनों में? ये इसी को एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को ही अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे। जो मैंने शुरुआत में बताया था, देख लो जो मेथड मैंने अलग अलग बताए थे। ठीक है ना। पे बैक पीरियड हो गया, अकाउंटिंग रेट ऑफ पे बैक तो बहुत इजी था, अकाउंटिंग रेट ऑफ इजी है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बस आगे से थोड़ा सा आगे टफ पड़ेंगे। ये दो तो यार इजी थे, बट डिस्काउंटेड वाले में थोड़ा सा आगे के सोच के चलना है ना, मैं आगे से पीछे जाना है। ठीक है। अब देखो समझ गया, नॉन डिस्काउंटिंग में दोनों मेथड हमने कर लिए। अब डिस्काउंटेड वाले की बारी है। तो डिस्काउंटेड वाले में हमारे पास 4 तरीके हैं: नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड IRR। ठीक है ना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ही IRR होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा मेथड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू तो इसमें क्या होती है? ये डिस्काउंटिंग इसमें आ जाएगा, टाइप में आ जाएगा। दो थे ना, नॉन डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग। नॉन डिस्काउंटिंग में 2 मेथड थे, एक पे बैक, एक अकाउंटिंग या एवरेज रिटर्न मेथड था। ठीक है ना। अब डिस्काउंटिंग में हमारे पास 4 मेथड और हैं जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो डिस्काउंटेड या डिस्काउंटिंग का मतलब ये हुआ कि हमें कंपैरेटिवली देखना पड़ता है कि यार फ्यूचर में हमें कितने पैसे मिल रहे हैं एट प्रेजेंट के कंपेयर में। अगर फ्यूचर में हमें 700 रुपीज़ मिल रहे हैं, प्रेजेंट में 500 मिल रहे हैं, तो वो कंपेयर करना पड़ता है क्या वो 700 500 के बराबर है या 500 से भी से ज़्यादा है या कम है। वो एक कंपैरेटिवली हमें देखना है। ठीक है। तो द NPV टेक्निक इज़ अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड दैट कंसीडर टाइम वैल्यू मनी इन इवेल्युएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो टाइम वैल्यू मनी वाले मेथड से हमें इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेना है। ठीक है। द NPV टेक्निक तो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमें पता है कि मनी ये जो मेरा पैसे हैं उसकी अपनी टाइम के अकॉर्डिंग कीमत है ना।
हमारे पास पैसे रखे हुए हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब 10 साल रखे रहो, 20 साल रखे रहो, आपका पैसा उतना ही रहेगा, पैसा आपका वैल्यू नहीं करेगा जब तक आप उसको इस्तेमाल में नहीं लाओगे। सो दैट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन इवैल्यूएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इट इज़ ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, that is inflows and outflows of an investment proposal using the cost of capital as an appreciate discounting rate। तो एक डिस्काउंटिंग रेट से हम लोग क्या करते हैं, टाइम वैल्यू निकालते हैं कि अगर कोई फ्यूचर में 1 रुपये है, 10 रुपये है, तो प्रेजेंट में क्या है वैल्यू, 9.5 रुपये है। फ्यूचर में ज़्यादा होगा ना, सीधी बात है, महंगाई बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है पैसों की, है कि नहीं। और या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आप उस पैसों को अगर इस्तेमाल में लाते, बिज़नेस करते, तो उस हज़ार वो 1000 रुपये आप 1 साल बाद 1500 बना सकते हो, 1200 बना सकते हो अगर इस्तेमाल में उससे पैसे बिज़नेस करो। तो मनी की अपनी एक टाइम वैल्यू होती है। सो डिस्काउंटिंग में हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं। हम पहले फ्यूचर वैल्यू से माइनस करके प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। पीवी से एफवी में नहीं जा रहे हैं, एफवी से पीवी में आ रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आ रहे हैं। जैसे कि कोई 1 साल बाद कोई कीमत 500 रुपये है, तो अगर हम उसको 10% का डिस्काउंट करें तो उसकी कीमत कितनी हो रही है, 455 प्रेजेंट वैल्यू। मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो 455 है, फ्यूचर में कितनी हो रही है, 500 हो रही है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर हमें 455 रुपये मिल जाएँ अभी, तो हम उसे मान सकते हैं कि अगर 10% डिस्काउंटिंग वाली टेक्निक चल रही है तो 500 रुपये हमारे बन सकते हैं, 500 रुपये बन सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं जो 500 रुपये जिसकी फ्यूचर में वैल्यू है वो अभी के 455 के बराबर है। अगर कोई हमें 455 दे तो ठीक है, अभी अगर 455 से कम दे रहा है उस 500 रुपये के बदले, तो भाई हमारा नुकसान है ना। तो हमें 2 ऑप्शन है, कैसे, कोई बोल रहा है 500 रुपये 1 साल बाद ले लो, या 400 रुपये भी ले लो। जब तुमने कैलकुलेट किया 500 रुपये 1 साल बाद दे रहा है, 400 रुपये प्रेजेंट में दे रहा है, लेकिन 500 रुपये का मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू 455 रुपीज़ आ रहा है, तो 400 रुपये नुकसान हो रहा है, 400 रुपये हम नहीं ले सकते हैं। तो ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो फॉर्मूला क्या है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था CI वाले चैप्टर में, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में, कि PV इज इक्वल टू एफ इंटू 1/1 प्लस R की पावर n, एंड n इज़ योर नंबर ऑफ ईयर्स, एंड इंटरेस्ट रेट हो गया R, ठीक है ना। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी, 500 इंटू 1 प्लस, समझो 10% है, तो 10% का मतलब होता है 0.10। 10% का मतलब क्या होता है, 0.10। तो 1 प्लस 0.10 मतलब 1.10। तो 500 को इंटू किया 1/1.10, समझ गया। 1/1.10 कैसा है, फॉर्मूला क्या, 1 प्लस R है, R इज़ वॉट 10%। 10% का मतलब 10/100 0.1, तो 1 प्लस 0.1 क्या हो जाएगा, 1.10 हो जाएगा। आज समझ में आ गई। तो 500 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/1.10, तो ये आ जाएगा 4455 आ जाएगा आंसर। ये देख लेना, इतना आंसर आ जाएगा। एन में क्या आएगा, ठीक है। एन में नंबर ऑफ़ ईयर, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर एक ही साल लिया है ना, 1 साल का लिया, 1 ईयर बैक, ठीक है। तो इसका मैं देखो शॉर्टकट में तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेटर निकालो जरा। देखो मुझे क्या करना है, 500 का मल्टीप्लाई करना है 1/1.10 या 1.1 भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देख लो फिर से, देखो पहले ये फार्मूला कैलकुलेट करना सीखो। ये फार्मूला क्या है, 1/1 प्लस R। 1 प्लस R में क्या आएगा वैल्यू, देखो 1 प्लस R मतलब 1 प्लस R का मतलब रेट है अगर 10%, तो 10% का मतलब 0.1, 10% का मतलब 0.1, 0.1, तो 1 प्लस 0.1 ये हो गया 1.1। समझ गया ना, 1.1 बोलो या 1.10 बोलो, डेसिमल में आखिरी जीरो का कोई मतलब नहीं है। समझ गया ना। 10% का मतलब 0.1, ये सब चीज़ें याद रखो। 10% मतलब 0.1, देखो कैसे 10% मतलब 10/100, ठीक है ना। कितना हो गया, 0.1 आया कि नहीं आया। तो 500 0.1 कहाँ पर आया, नीचे आया, 1 प्लस 0.1, 1 प्लस 1 नीचे 1 प्लस 0.1, 1.10, और ओवरऑल क्या है 1/1.10, यानी 500 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1/1.10 या 1.1 भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
454.54 समथिंग आ रहा है, तो राउंड फिगर 455 पकड़ सकते हैं। लास्ट में 54 है ना, 50 से ज़्यादा है, तो 455 हम लोग राउंड फिगर पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें और ठीक है, ये तो हो रहा है कितना पहले जो आया था, देखो फिर से देख लो, हमें अगर 1 ईयर का देखना है तो 500 इंटू 1 अपॉन 1.1, चलो जीरो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 454 समथिंग आ रहा है, 455। अब 2 साल पहले का देखना है, अब इक्वल टू में तुम ये करते रहोगे, देखो इक्वल टू करते रहो, अपने आप आता जाएगा। 2 साल पहले 413 रुपये, यानी हमें कि 2 साल पहले पैसा दे दे, फ्यूचर में मिलेगा 500 रुपये, तो 2 साल पहले हम कितने रुपए ले सकते हैं? 413। फिर इक्वल टू करो, 3 साल पहले आ गया, फिर इक्वल टू करोगे, 4 साल पहले की वैल्यू आ गई, फिर 5 साल पहले, है ना, इस तरह इक्वल टू करते जाओगे, उतना पहले का वैल्यू आता जाएगा, आता जाएगा, आता एक पॉइंट में ज़ीरो हो जाएगा कि वैल्यू मतलब तुम्हारा कुछ फ़ायदा ही नहीं है एक तरीके से, मतलब कम होता है, कम होता है, कम होता है। अगर कोई 500 रुपये में 20 साल पहले दे, 20 साल बाद दे, उसका अभी कीमत क्या होगी, ऐसे मतलब पॉइंट होता जाएगा, ज़ीरो तो नहीं जाएगा, लेकिन पॉइंट होता रहेगा, होता ही रहेगा पॉइंट कि कुछ तो कैलकुलेशन बनेगा ही बनेगा ना, तो वो होता रहेगा। हाँ, लेकिन टेक्निकली ज़ीरो नहीं हो रहा है, टेक्निकली वो पूरा इन्फिनाइट चला जाएगा, वो कैलकुलेशन मेथड है मैथ का, समझिए ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, 1 साल का हमने किया तो 455 है, 2 साल पहले का किया तो 413 आया। आप कैलकुलेटर में इक्वल टू करोगे तो अपने आप आता जाएगा, 1 साल पहले का, 2 साल पहले का, 3 साल पहले का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है, प्रॉपर एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैलकुलेट दी NPV ऑफ द 2 प्रोजेक्ट्स एंड सजेस्ट विच ऑफ द 2 प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड अज्यूमिंग डिस्काउंट रेट एट 10%। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कैपिटल बजटिंग का कि भाई हमारे पास 2, 3, 4 प्रोजेक्ट हैं, हमें कौन सा चॉइस करना है। क्वेश्चन यही आएगा एग्ज़ाम में भी, एक A मशीन, एक B मशीन, या प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, प्रोजेक्ट C, तीनों को तुम्हें कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है। तो प्रोजेक्ट X, प्रोजेक्ट Y करना वैसे ही है, इसको भी वैसे ही करना है, इसको वैसे ही करना है, इसके आंसर को इसके आंसर से क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, बंद कर दो, ठीक है ना। सो आपको देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 40,000, एक कोई प्रोजेक्ट है, कोई एक मशीन है 40,000 की मिल रही है, कोई एक मशीन है 60,000 की मिल रही है। दोनों मशीन की लाइफ कितनी है, 5 साल है, और उसकी एक की स्क्रैप वैल्यू है, यानी जो 40,000 की मशीन खरीदी उसकी स्क्रैप वैल्यू 5 साल बाद 2,000 हो रही है, ठीक है ना। और 60,000 की जो मशीन है, उसकी मशीन की कीमत 5 साल बाद स्क्रैप वैल्यू 44,000 में 4,000 में बिकेगी। ऐसे स्क्रैप वैल्यू निकाली कि अगर आप बेचोगे 5 साल इस्तेमाल करो, इतने की बिक जाएगी मशीन, गलत कबाड़ा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कहानी थी। अब यहाँ पर देखो इनफ्लोज है, वो मशीन कॉन्सेप्ट वही है, वो मशीन जो हमने लगाई, एक 40,000 वाली लगा रहे हैं या फिर एक 60,000 वाली लगा रहे हैं। तो 40,000 वाली मशीन जब लगा रहे हैं, यानी प्रोजेक्ट X, पहले साल 10,000 मिल रहे हैं, दूसरे साल 20,000 मिल रहा है, तीसरे साल भी 20,000 करके दे रही है हमें काम, चौथे साल 6,000 करके दे रही है, पाँचवें साल 4,000 करके दे रही है। लेकिन प्रोजेक्ट Y वाली जो मशीन है, ये प्रोजेक्ट Y है, उससे पहले साल 40,000 मिल रहा है, दूसरे साल 20,000 मिल रहा है, तीसरे साल 10,000 मिल रहा है, चौथे साल 6,000 मिल रहा है, और पाँचवें साल 4,000 रुपये मिल रहे हैं। ये 2 प्रोजेक्ट, 2 चॉइस है तुम्हारे पास। सो अब इन 2 चॉइस में हमें निकालना है कि यार PV फैक्टर कैसे निकालें। देखो PV फैक्टर है 10%, अगर हम 10% निकालेंगे, पहले साल क्या आएगा 0.909, दूसरे साल 0.826, तीसरा साल 0.75। तो ये क्या है मालूम, PV फैक्टर एट 10%, ये है जो हम लोग ने फॉर्मूले में किया था, 1 अपॉन ये वाला 1/1 प्लस R की पावर n। तो 1 डालोगे तो 9.09 आएगा, जब 2 डाल दोगे तो यहाँ पे n में 2 डाल दो, कितना आ जाएगा, 2 डाल दोगे तो आ जाएगा 0.826 मल्टीप्लाई बाई जो प्रोजेक्ट है तुम्हारा, वही कॉन्सेप्ट वही है। बात समझे। यह आंसर कहाँ से आ रहा है, यह आंसर आ रहा है 1/1 प्लस R की पावर n। पहले साल n की पावर 1 डालना है, दूसरे साल 2 डालना है, 3 डालना है। आपको वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपसे कैलकुलेटर सीधा सीधा बता दिया था। क्या बता दिया था कैलकुलेटर में कि जैसे आपने किया 1/, अगर 10% है, 10% दिया हुआ है, तो 1 प्लस 0.1 मतलब 1/1.1 हो जाएगा,
करेक्ट? नहीं समझे? समझ गया। देखो हम ये फॉर्मूला जो फैक्टर निकाल रहे हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? 1/1 प्लस आर की पावर n, यानी 1/1 प्लस आर है 10%। 10% का मतलब 0.1, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 10% 0.1 की पावर पहले साल के लिए 1 लिखोगे तो आंसर आ जाएगा 0.909। इसी तरह वापस 1 प्लस 0.1 की पावर 2 तो आंसर आ जाएगा 0.8 पावर 2, मतलब 1 प्लस 0.1 हो जाएगा 1.1 की पावर 2, और ऊपर चल रहा है 1। तो जब इसको करो कैलकुलेट तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.826 समथिंग आ जाएगा। फिर इसी को फीचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, ये फॉर्मूला है ना, फिर मल्टीप्लाई बाई फीचर वैल्यू। ठीक है, समझ गए आंसर कैसे आए? तो कैलकुलेटर तो आसान बहुत ईजी है। कैलकुलेटर कैसे ईजी है? हमने क्या किया, 1/1 प्लस 1 प्लस 0.1 मतलब 1.1 कितना आया? ये पहले साल का। दूसरे साल के लिए तुम इक्वल टू दबाते जाओ, ये दूसरे साल का आ गया, बट 3 डिजिट तक लिखना, 826 काफ़ी है इतना। फिर तीसरे साल के लिए तो ये आ गया 7.51, चौथे साल के लिए ये आ गया, पाँचवें साल के लिए ये आ गया। ठीक है, इस तरह देखो डायरेक्ट आते जाएंगे, आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, कैलकुलेटर आपको अलाउड ही है। इक्वल टू दबाते हैं ना, या इसे 1 बाई 1 आता जाएगा। ठीक है, अब टेबल बना लो। देखो अब देखो टेबल कैसे बनाना है। ये ईयर लिखा, कैश फ्लोज ये गिवन है, ये तुम्हारा डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10% है। ठीक है, देखो 0 ईयर से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आउटफ्लो है, तुमने पैसा दिया बाहर, तुमने पैसा बाहर दिया 60,000 रुपये। ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये नेगेटिव वाला है। और पहले साल के लिए तो भाई 1 ही लिख दो, क्योंकि कुछ भी नहीं है, 1/1 कुछ नहीं है। 60,000 पहले साल 0 में कहाँ मिलेगा? पहले दिन कहाँ मिल जाएगा? एक साल जब गुजर जाएगा तब मिलेगा। जब एक साल गुजरा तो 40,000 रुपये आ गए, दिया हुआ है क्वेश्चन में। और डिस्काउंटिंग फैक्टर एक साल बाद कितना आ रहा है? ये कैसे आया मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है, बार बार लेक्चर को वीडियो को देख लेना। ठीक है ना। फिर दूसरा साल कितना आया इनफ्लो? 20,000। ये सब गिवन है, ये हम निकालते हुए ला रहे हैं। दिस आर योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। ये हमने फाइंड किया है, वो तो इक्वल टू दबाते जाओ आता जाएगा। तो पहले साल देखो, वो जो 0 ईयर्स में तो कुछ नहीं लिखना है, 1 लिख दो, ऐसे ब्लैंक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल 40,000, इसका ये आंसर। दूसरे साल 20,000 रुपये आया, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर ये। तीसरे साल 10,000, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर ये। फिर 6,000 है, फिर ये डिस्काउंटिंग, फिर 4,000 आया, फिर ये, फिर 4,000 आया, फिर ये। ठीक है, ये दोनों में, हाँ ये देखो 4,000 आया, फिर ये। अब ये वाला देखो 5 साल का हो गया। फिर सर 5 दोबारा क्यों 5 लिखा? बात समझना है। ये हो गया 5वें साल का मशीन का रिटर्न, मशीन ने ये दिया। फिर वापस हमने 5 क्यों लिखा? ये एक स्क्रैप वैल्यू है। देखो स्क्रैप वैल्यू कितनी थी प्रोजेक्ट एक्स की। प्रोजेक्ट एक्स की बात करें, एक्स वाई स्क्रैप वैल्यू 4,000 है वाई की। हाँ ये प्रोजेक्ट वाई का लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट एक्स का ये 2,000 है ना स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, ये प्रोजेक्ट वाई का है। तो 5वें में 5वां ही डालना है, क्योंकि ये मशीन हम 5वें साल क्या करने वाले? बेच देने वाले हैं। भाई ये 4,000 रुपये भी तो हमें मिलेगा मशीन बेचने पर। देखो तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक था, 5 साल ये 5 साल हो गए थे। ठीक है ना, 5 साल बाद मशीन को बेच क्या? ठीक है, तो ये 5वें साल मशीन ने रिटर्न दिया 4,000 रुपये। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो ये देखो, ये 5वें साल कितना? 4,000 वाई वाला है शायद, दूसरा वाला क्वेश्चन 4,000 रुपये दिया था 5वें साल, है ना। 4,000 रुपये हमें मिल रहे थे, मशीन कमा के दे रही थी। और वाई वाले प्रोजेक्ट को या वाई वाली मशीन की 5वें साल जब हो गया, 5वां साल 4,000 से दे दिया, 4,000 में हमने बेच भी दिया। इसीलिए यहाँ पे फिर देखो 5 वापस 5वें साल का फिर लिखा 5, और उसे उस वाई वाली मशीन 4,000 में हमने बेच दी, 4,000 में हमने बेच दी। तो ये 4,000 भी तो मिल रहे हैं हमें, है ना। ये 4,000 आखिरी साल वाली कमाई है, बाकी ये 4,000 भी तो हमें मिल ही रहे हैं, है कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो वापस 5 लिखो, वापस 4,000 लिखो, ये 4,000 भी हमें मिले, मशीन ने पैसे हमें बेच के दिए। ठीक है ना। ये है प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट एक्स वाला है, पहला वाला प्रोजेक्ट है। 10,000 रुपये पहले साल कमाई दी, जो हमने 40,000 की मशीन खरीदी थी। प्रोजेक्ट एक्स वाला बाद में लिखा हुआ है, बाद में उसका आंसर है। फिर
40,000 का पहले लिखो 1 ही लिख दो, क्योंकि 40,000 तो भाई अभी तो स्टार्ट किया है ना मशीन, अभी कहाँ से दे देगा कुछ भी, तो 1 लिख दो वरना कैलकुलेशन गलत होगा। फिर ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल है, ये 5वां साल है। 5वें साल में 5वें साल ही वो मशीन 2,000 में बेची जा रही है, ये स्क्रैप वैल्यू। और उसका भी जो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो उससे पहले साल था 5वें साल वही लिखना है डिस्काउंटिंग फैक्टर। स्क्रैप वैल्यू 4,000 थी। नहीं, पहले वाले की 2,000 थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ये प्रोजेक्ट एक्स बाद में लिखा हुआ है, ये देखो स्क्रैप वैल्यू 2,000 थी ठीक ठीक। पहले साल। प्रोजेक्ट एक्स वाला टेबल बाद में बनी हुई है, ये टेबल बाद में बनी है, ये प्रोजेक्ट एक्स है, ये प्रोजेक्ट वाई है, ठीक है ना। ठीक। तो अब इसके बाद तुम यहाँ पे जोड़ लो टोटल किसका कितना आ रहा है, इसका देख लो पूरा इनफ्लो कितना है, और फिर इसका देख लेना टोटल कितना इनफ्लो है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, देखो मैं दिखा रहा हूँ। अब क्या करना है, आपको कंपेयर कर लेना है, आपको कंपेयर कर लेना है। चलो प्रोजेक्ट एक्स का इनफ्लोज देख लें कितना है, देखो 10,000 पहले साल है, प्लस 20,000 दूसरे साल है, प्लस 20,000 तीसरे साल में 20,000 है, प्लस 6,000 है, 4 प्लस 4,000 रुपये, ये 5 साल का हो गया, प्लस स्क्रैप है, प्लस स्क्रैप है। तो टोटल कितना हो रहा है, देखो 40 10 50 6 4 10 60,000 सर 62,000, ठीक है 62,000। और हमने खर्चा कितने रुपए किए थे, मशीन खरीदने में 40,000 रुपये खर्चा किए थे, तो 62,000 में 40,000 माइनस कर दो, कितना आ गया 22,000 आ जाएगा। ये हो गया प्रोजेक्ट एक्स की कहानी। अब प्रोजेक्ट वाई देख लो, वाई में पहले साल हमें मिले 40,000, दूसरे साल मिले 20,000। ये क्वेश्चन में तुम लोग देख लेना, क्वेश्चन पहले से जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, क्वेश्चन जब मैंने दिखाया ना, तो क्वेश्चन कॉपी में नोट ज़रूर कर लेना, ऐसे मत देखना। आपके जैसे मैं लेक्चर देख रहा हूँ तो क्वेश्चन आपके आंखों के सामने होना चाहिए, जैसे कि आप कंपेयर करो, मैं जो बोल रहा हूँ आप कंपेयर करते हो। ये याद रखना, क्वेश्चन जैसे मैं स्टार्ट करूँ पढ़ाना तो क्वेश्चन को ज़रूर कॉपी कर लेना पहले। फिर 6,000 मिले, फिर 4,000 मिले, फिर स्क्रैप वैल्यू भी 4,000 मिल गई, तो कितना हो गया 40 20 60 10 70 70 और 10 80 प्लस 4 84,000। 84,000 माइनस मशीन कितने में खरीदी थी, 60,000 में खरीदी थी, तो माइनस कर दो 60,000 की। 60,000 की मशीन हमने खरीदी थी, है ना, हमें 84,000 मिले स्क्रैप बेच के, और 60,000 मशीन में खरीदी, तो आ गया कितना 24,000। तो अब ये दोनों कंपेयर कर लो एक्स और वाई में, किसकी ज़्यादा है NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसकी ज़्यादा है वाई वाले की। वाई वाले से हम ज़्यादा फ़ायदे में, वाई वाले से हम ज़्यादा फ़ायदे में, ठीक है। तो जितना भी आया पैसा माइनस कर लो जितने में मशीन खरीदी, जितने में मशीन खरीदी, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक और आपको मेथड दिया हुआ है, यहाँ पे दो आपके पास मशीन है, मशीन ए पहले साल कितना दे रही है, दूसरे साल कितना दे रही, तीसरे साल कितना दे रही, चौथे साल कितना दे रही, 5वें साल कितना दे रही है। मशीन भी पहले साल इतना दे रही, दूसरे साल इतना दे रही, तीसरे साल इतना दे रही, चौथे साल इतना दे रही, 5वें साल इतना रिटर्न हमें दे रही है। लेकिन मशीन ए हमने खरीदी कितने में, मशीन ए हमने खरीदी है 3,80,000। दोनों की मशीन का रेट एक ही दिया हुआ है, मशीन ए का भी 3,80,000 प्लस समथिंग इंस्टॉलेशन चार्ज मिला के 4 लाख हो रहा है, ठीक है ना, 4 लाख रुपए हो रहा है। दोनों मशीन का रेट 4-4 लाख रुपए दिया हुआ, देखो 380 प्लस रिक्वायरिंग 20,000 फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है। मशीन ए भी कितने में है 4 लाख में, मशीन बी भी कितने में खरीदी हमने 4 लाख में खरीदी, ठीक है। यहाँ से इसका प्रेजेंट वैल्यू 10% निकाल लिया, 0.91 0.83 मैंने पहले बता चुका हूँ कैसे निकाला है मैंने, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसकी, ठीक है ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर की ये हम पहले बात कर चुके हैं कैसे निकाला था, 0.91 0.83 0.75 फिर क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अगर 1 लाख
40,000 रुपये आ रहा है ईयर 1 में, लेकिन इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्योंकि वैल्यू भी थोड़ी थोड़ी डाउन होती आ रही है, तो 40,000 इंटू 0.91, तो मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी? 36,400। ठीक है, क्या 40,000 मल्टीप्लाई 0.91 कैसे आया? 1/1 प्लस आर की पावर n, पहले साल का फिर दूसरा साल का, तो कैलकुलेटर से मैंने बता ही दिया था। 1 + 10 मतलब 10/100, नॉट 1 + 10, 1 + 10/100 मतलब 1 + 0.1, तो 1.1, 1/1.1। फिर पहला साल मतलब डायरेक्ट कैलकुलेटर से हो जाएगा ना, इक्वल टू दबाओगे तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल निकलता चला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर करके, ये पहली मशीनरी का मल्टीप्लाई हमने इससे किया है, मशीन ए मल्टीप्लाई 0.91, ये आ जाएगा 36,400। फिर मशीन ए 0.83, मशीन ए 0.2, मशीन ये सब आता जाएगा। मशीन बी का इनका मल्टीप्लाई को ये आंसर आ जाएगा। समझे? मशीन बी का इसका मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आ जाएगा। ये मशीन ए का आंसर है। इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई से ये आंसर आ रहा है। ठीक है ना? तो 51840 इधर आ गया। तो ये जो टोटल है ना, ये ध्यान रखो, ये टोटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टोटल में से मशीन ए के लिए, इस टोटल में से माइनस कर दो कौन से टोटल? 4 लाख की जो मशीन खरीदी थी, 1,18,400 आए। फिर इस टोटल से, ये वाले टोटल से नहीं, डायरेक्ट वाले टोटल से नहीं, डिस्काउंटिंग फैक्टर वाले टोटल से। फिर इस टोटल से मशीन का 4 लाख, बी मशीन भी 4 लाख रुपए में थी, बी मशीन भी 4 लाख में थी, माइनस कर दीजिए। अब दोनों में तो कौन सा फ़ायदेमंद है? बी, वाई वाली फ़ायदेमंद है, बी वाली फ़ायदेमंद है। इसमें ज़्यादा हमारा फ़ायदा मिल रहा है, 1,30,000 रुपये आ रहे हैं। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल आएगा उससे माइनस करना है, डायरेक्ट से माइनस नहीं करना है। ठीक है ना? आगे समझ में, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ए बी सी 3 भी दे सकता है। तो एक क्वेश्चन जब 3-3, 4-4 बार करोगे, वीडियो को फिर से रिवाइज करना, 2-3 बार देखना, और एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार करोगे, 10-10 क्वेश्चन कर लोगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो हम लोग ने अभी कौन सा मेथड कर लिया है? पे बैक नहीं, पे बैक तो नेट पीरियड वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू कर रही है। ठीक है, पिछली अभी यानी कि जो तो हमारे पास 2 कैटेगरी थी, एक नॉन डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग। ठीक है ना? इसका 4। तो अब तक के हम लोगों ने कौन कौन से प्रोसेस को समझ लिया है? पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग, रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना? याद रखना, एवरेज भी कह सकते हो इसे। और जस्ट अभी हम लोग ने नेट प्रेजेंट वैल्यू ही समझ लिया। यानी 3 मेथड, ये तो बहुत इजी मेथड था, ये भी ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इसमें थोड़ा सा टेबल बना के आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना था, बाद में मल्टीप्लाई करके नई वैल्यू निकालना था। ठीक है ना? ये अब नेक्स्ट जो मेथड करने जा रहे हैं हम लोग, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है ना? समझिए, तो ये ध्यान रखना, जो मेथड आप करते जा रहे हो तो वो मेथड को आप टिक करते रहना, और आपके कोर्स में जो मेथड है वही करो। जो मेथड नहीं दिए हुए उसे ना करना, उसे नहीं करोगे आप। ठीक है ना? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कर लिया हम लोगों ने। अब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो द IRR, प्रॉफिट इंडेक्स। चलो पहले हम लोग करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पहले कौन सा करेंगे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पहले करेंगे। ठीक है, चलो। द IRR रिप्रेजेंट द डिस्काउंट रेट एट विच द NPV ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज 0। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझो कि हमें जो ना मिनिमम सिक्योरिटी और मिनिमम मेरा पैसा निकलना है कि हमने मशीन खरीदी 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये कम से कम कितने पीरियड में निकले जा रहे हैं, वो तो हम पहले पक्का करें। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज बराबर होना चाहिए इनिशियल कैश आउटफ्लो के। मतलब जो हमने पैसा लगाया उसकी प्रेजेंट वैल्यू कब हुई जा रही है, उसके बराबर कब हुई जा रही है, उसके बराबर इनफ्लो कब हुआ जा रहा है, ये हमें पता करना है। सो इट इज़ अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक विच टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है ना? तो देखो कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे। कैलकुलेट NPV, मतलब NPV ही करना है लेकिन IRR वाले मेथड से। एक माइनस साइन है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव कब हो रहा है? जब
कैलकुलेट एनपीवी विद लोअर रेट। अगर लोअर रेट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं किसको, एनपीवी को, कम रेट में, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव एनपीवी। तो लोअर रेट, माइनस मतलब लोअर रेट। अगर हम कैलकुलेट एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर रेट में कर रहे हैं, हमारे पास दो रेट की चॉइस है। एक इसमें क्या होता है, इस मेथड में रैंडमली कोई एक रेट ले लिया जाता है, फिर एक वो लोअर रेट मान लो, उसके बाद वाला कोई एक, जैसे 10% ले लिया हमने, फिर एक 12% ले लिया हायर रेट, फिर हमें कंपेयर करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह आ रहा है। तो जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वो वाला हम लोग फिर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। सो एनपीवी विद लोअर रेट पॉजिटिव है, कैलकुलेट एनपीवी विद हायर रेट नेगेटिव एनपीवी है। अब देखो इसका मतलब, अब मैं एक एग्जांपल कराऊंगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। देखो, कैलकुलेट 2 एनपीवीज, दो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो फॉर द प्रोजेक्ट एट 2 डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यू हैव 2 डिफरेंट कैपिटल, ठीक है, डिफरेंट कुछ 2 बजट हैं या 2 प्रोजेक्ट हैं, उस पर हमें निकालना है क्या, एनपीवी। और उसके बाद वो निकालने का एक आईआरआर वाला जो मेथड है, उसका एक तरीका, उसका एक फार्मूला है। फार्मूला आपको दिया हुआ है, IRR इज इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट एन एल मतलब लोअर वैल्यू अपॉन एन एल यानी लोअर वैल्यू माइनस एन एच हायर वैल्यू इनटू हायर माइनस लोअर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें एल मतलब लोअर रेट, एच मतलब, देखो ये फॉर्मूले को तुम इस यहाँ से ये करो, वेरीफाई करो, एल प्लस इन ब्रैकेट एन एल अपॉन एन एल माइनस एन एच इन टू एच माइनस एन। तो एल का मतलब लोअर रेट, एच का मतलब हायर रेट, एन एल एन पी वी एट लोअर रेट, एन एच एन पी वी एट हायर रेट। तो नीचे क्या आएगा, एन एल माइनस एन एच आएगा, ठीक है ना, लोअर रेट माइनस हायर रेट, फिर मल्टीप्लाई कर देना हायर रेट और माइनस एच एल का लोअर हायर रेट और लोअर रेट का जो भी आंसर हो माइनस करने के बाद उससे मल्टीप्लाई कर देना इस पूरे वाले फ्रैक्शन, बाद में बाहर जो एल बैठा उससे प्लस कर देना, समझ गया ना। तो ये है, तो देखो अभी एग्जांपल यहाँ से जब एग्जांपल है ना आपके पास, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सी दिया हुआ है कि कैलकुलेट द IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 1,36,000। हमने कहीं पर 1,36,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, विच यील्ड द फॉलोइंग कैश इनफ्लो। इस मशीन से, इतने रुपए की मशीन खरीदी, ये मशीन हमें किस तरीके से पैसा लौटा रही है, काम करके दे रही है। पहले साल हमें 30,000 प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 40,000 प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल 60,000 प्रॉफिट हुआ, चौथे साल 30,000 प्रॉफिट हुआ, पाँचवें साल 20,000 प्रॉफिट। तो क्या करना, पहले ये क्वेश्चन लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं पर रेट दिया हुआ है क्या, कहीं पर भी रेट नहीं दिया हुआ, डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे अपनी मर्ज़ी से रैंडमली, क्योंकि हमें कंपेयर करना है एक हायर लोअर रेट और हायर रेट से, तो रैंडमली हम लोग क्या करेंगे, 10% मान लेंगे, है ना, 10% 15% जो भी मान लो, 10% मान लिया हमने। तो सेम कहानी कहाँ से स्टार्ट किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया। सेम कहानी कहाँ से स्टार्ट किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो ज़ीरो में कितने रुपए आउटफ्लो किया था, 1,30,000। तो ये ब्रैकेट में रखा क्योंकि माइनस में डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 ही लेना पड़ता है, क्योंकि ज़ीरो पहले साल तो हमने पैसा मशीन खरीदी ना, अभी मशीन ने कुछ दिया कहाँ है, तो अभी इसको 1 ही रखो डिस्काउंट फैक्टर को, और प्रेजेंट वैल्यू को उतना ही रखो, 1,36,000 ही है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो पहले साल जब एक साल हो गया तो पहले साल मशीन ने कितना दिया, 30,000, 10% के हिसाब से कितना आएगा, 0.90। ये कैसे, मैंने बताया था पूरा, बार बार एक ही चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। 1/1.1, क्योंकि 1 + 0.1 1.1 हो जाएगा। फिर कैलकुलेटर में इक्वल टू दबाते जाओ, हर साल का आता जाएगा। तो 30,000 के सामने देश वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर इक्वल टू दबाना, ये वाला आ जाएगा आंसर, फिर कैलकुलेटर में इक्वल टू दबाना, ये आ जाएगा, उसी का अमाउंट सामने उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखना, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू आती जाएगी। तो 30,000 इंटू दिस 40,000 इंटू दिस 60,000 इंटू दिस, तो इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फिर देखो, फिर आपको क्या करना है, इस वाले IRR में फॉर्मूले मार देना, क्या, L प्लस एन एल अपॉन एन एल माइनस एन एच इंटू एच माइनस एल, ठीक है ना। सो L कितना,
10, क्योंकि हमने लिया है 10 लिया है, तो हायर कितना ले लो, 12 ले लो, ये अपनी मर्ज़ी से ले लेना है। हायर कितना कंपेयर कर लेंगे, 12 कर लेंगे, ठीक है। तो लोअर में कितना आया है, लोअर लिमिट 2280 आई है। NPV लोअर लिमिट कितनी आई, 2280 आई है। ये कैसे आई है देख लो। इसको इन सबको सम किया है। ये देखो यहाँ से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। सो एल हमने 10% लिया, तो हायर वाला क्या ले लो, 12 ले लो। ये रैंडमली अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, दिया है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो NPV एट लोअर रेट लिखा हुआ है, और एक और वेरिएबल है NPV एट हायर। ये कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला देखो ये कैसे आएगा। ये इस तरीके से आएगा। ये जो अमाउंट है NL और NH, ये ऐसे आएगा। देखो NPV ऑफ द प्रोजेक्ट, NPV ऑफ कैश इनफ्लोज, जो भी टोटल कैश इनफ्लो आया माइनस PV ऑफ कैश आउटफ्लो। समझिए ना, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो, यानी कि देखो आपको क्या करना है, इनफ्लो कितना हुआ 30,000, ये वाला ऊपर वाला छोड़ दो, हाँ ऊपर वाला छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये वाला अमाउंट ले लो, PV जो निकाल रहे हैं लोग, मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब का टोटल, ये रेड वाला छोड़ के, आउटफ्लो छोड़ के, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस 1,36,000। तो ये वाला प्लस नहीं करना है, इसका जो मल्टीप्लाई करके लाए हो डिस्काउंटिंग फैक्टर से, इन सब को प्लस करना है। अब माइनस किससे कर दोगे, 1,36,000। भाई इतना आया और इतना मेरा गया था, इतना आया और इतना मेरा गया था। बात समझ में आएगी नहीं। तो ये दोनों टोटल को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2,280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,280, ठीक है ना। अब सर NH कैसे आया, देखो NH कैसे आया भाई। NH के लिए हमने कितना लिया है, 12% लिया है। जिस तरह यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% से निकाल रहे हो, वैसे यहाँ पे कैसे निकाल लेंगे, 12% से निकाल लेंगे। तो 12% कैसे यहाँ पे 0.909826 जैसा आया है, वैसे 12% का अलग आएगा, 12% का अलग आएगा, ठीक है। तो मैं चाहे तो ये करके दिखा देता हूँ, चलो प्रिंट पेज लाए। देखो यहाँ पर हमारा कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। 0 वाला तो फ्रीज रखो कि 1,36,000 रुपये हमारे पास से गए। डिस्काउंटिंग फैक्टर, चलो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10%, लोअर वाला 10% लिया है हमने, ठीक है। तो ये पहले में तो 1 ही रहेगा, पहले में कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉलम है, तो ये तो फ़िलहाल ब्रैकेट में रखो, क्योंकि ये तो पैसा मेरे पास से गया है, इसको छिड़कानी मत करो, ये तो हमारे पास से पैसा गया है। फिर 1 2 3 4 5 5 साल में हमें पैसे मिले। पहले साल मिला 30,000, दूसरे साल मिला 40,000, तीसरे साल मिला 60 30 20 60 30 20, ठीक है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर निकालो। मैंने बताया था ना 10% हम मान के चल रहे हैं, तो 1 अपॉन क्या बताया था मैंने, बताओ, 1 अपॉन 1.1 या 1.10 बाद एक ही या आया 0.909, तो यहाँ लिख देना 0.909। फिर इक्वल टू करते हैं यहाँ 826 0.826, फिर इक्वल टू 0.751, ठीक है 0.751, फिर इक्वल टू करो चौथे साल का 0.683 0.683, फिर इक्वल टू करो 0.620 0.620, ठीक है ना। फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर करके। तो इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, तो प्रेजेंट वैल्यू तुम्हारी निकलेगी यहाँ पर 27,270 33,040, मल्टीप्लाई दोनों करोगे 45,060। बहुत ज़्यादा डेसिमल मत लेना, इसको राउंड फिगर, ये वाला तो राउंड फिगर लेके चलना, ये वाला डेसिमल लेना पड़ेगा, ये राउंड फिगर ले लो
इसमें डेसिमल मत मारो, इसमें डेसिमल ना मारो। 12420 ये निकाल लिया प्रेजेंट वैल्यू किसी 10% के हिसाब से। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर एट DF ले लो, हायर लिमिट 12% के हिसाब से ले लो, ठीक है। ये पहला साल मैंने ब्लॉक मार दिया आउटफ्लो वाला, मतलब 0 ईयर्स, ये फुल ब्लॉक मार दिया, यहाँ से मारना है। अब 12% के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? 1/1.12 याद रखना 12% के लिए क्या आएगा फिर से बता देना, 1/, क्योंकि क्या है 1 प्लस 0.12 होगा, 12% मतलब 0.12 है ना, यही हुआ ना। तो 1/1.12 यह है 0.892 फिर इक्वल टू 0.797 फिर इक्वल टू करो 0.711 फिर इक्वल टू 0.635 फिर इक्वल टू 0.567। समझ गए? समझ गया ना? इस तरह इक्वल टू करोगे। अब क्या करना है, जैसे 30,000 इंटू ये किया था, अब 30,000 इंटू ये करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू एट हायर लिमिट पे आ जाएगा, हायर लिमिट वाला 12% के हिसाब से। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, करो 30,000 इंटू 0.892 30,000। देखो हमें किसका किसका मल्टीप्लाई करना है, इसका और ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% आया था इसका करना है। तो 30,000 इंटू 0.892 गलत आ रहा 30,000 इंटू 0.892 26,760 फिर 40,000 इंटू 0.797 31,880 आ जाएगा। 60,000 फिर 60,000 इंटू 711 4266 आ जाएगा। फिर 30,000 इंटू 635 19050 आ जाएगा। फिर 20,000 इंटू 0.567 11,340 आ जाएगा। अब ये फाइनल प्रेजेंट वैल्यू हायर लिमिट वाली निकाल लो और फाइनल प्रेजेंट वैल्यू लोअर लिमिट वाली, मतलब इन सब का प्लस इन सब का प्लस। एक बार 1,36,000 को इनसे माइनस करना है, NL आ जाएगा, और एक बार 1,36,000 को इससे इसके टोटल से माइनस करना है तो NH आ जाएगा। समझिए? तो देखो इनको अब प्लस करेंगे हम लोग, इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है ना। सारे प्रोसेस देखते जाओ बराबर से। 27 इसका टोटल दिया ही हुआ होगा ना, चलो 27270 प्लस 33040 ना, 33040 040 प्लस 45060 प्लस 20490 प्लस 12420 यह आ गया 1,38,280 रुपये। एक तो ये टोटल आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ये वाला करेंगे टोटल 26,760 31,880 42,660 19050 11340 1,31,690 ये आ गया। अब क्या करना है तुम्हें, NH और NL निकालना है, ठीक है ना। तो NL कैसे निकालोगे, NL निकालोगे PV लोअर लिमिट वाला माइनस जो तुम्हारा कैश आउटफ्लो है 1,36,000 है ना, जितने में ख़रीदा कैश आउटफ्लो, ठीक है ना। तो 1,38,000
280 माइनस 1,36,000, तो ये आ जाएगा NL। क्या आ जाएगा? NL 280 माइनस 136,000, देखो 2280 रुपये आ गए। अब NH निकाल लो, NH में वही खानी PV एट हायर लिमिट के हिसाब से माइनस कैश आउटफ्लो जितने में हमने मशीन ख़रीदा था, तो 131,690 माइनस 1,36,000 रुपये, तो कितना आ जाएगा? 131,690 माइनस 136 माइनस माई 43 माइनस का 431 माइनस का 431, ये ज़रूरी है माइनस साइन लगाना, ठीक है ना, ये ज़रूरी है माइनस साइन लगाना। अब हम इस पूरे चीज़ को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट मार देंगे। फॉर्मूला है हमारा IRR इज इक्वल टू एल मतलब लोअर रेट प्लस NL अपॉन NL माइनस NH मल्टीप्लाई H माइनस L, ठीक है ना। तो IRR इज इक्वल टू L मतलब 10, लोअर लिमिट 10 लिया था, प्लस लोअर लिमिट अपनी मर्जी से लिया हमने। NL कितना आया था? NL तुम्हारा आया था 2280, नहीं ना। NL कैसे आया था? लोअर लिमिट वाला सारा NP प्लस माइनस का 1,36,000, इसमें इसको 1,36,000 से माइनस कर दे जितनी मशीन खरीदी, इतना आया इतना गया, आया माइनस गया वाला करना है। 2280 अपॉन NL कितना है? 2280, फॉर्मूले में क्या लगाए? माइनस लगा, तो हम भी क्या लगाएंगे? माइनस। और NH कितना आया है? 43 इन ब्रैकेट माइनस में 4310, ये ज़रूरी था इन ब्रैकेट में, ये तो माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है। अगर ये भी माइनस में तो अलग से माइनस लिखोगे। N2 H माइनस L मतलब 12 माइनस 10, 12% 10%, ठीक है ना। तो 10 प्लस 2280 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 4310 इंटू 2। अब क्या ये कैलकुलेशन मुझे बताना पड़ेगा कि इन दोनों को प्लस करो, बाद में 2 से कैलकुलेटर यार अप्लाई कर लो, जहाँ इन दोनों का 2 से मल्टीप्लाई करो तो फिर इन दोनों प्लस करके एक दूसरे को डिवाइड करो। 659 बाहर 10 प्लस बैठा हुआ है, ठीक है ना। 10 प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर तुम्हारा आ जाएगा 10 प्लस 0.70 आएगा, यानी कि 10.70, करेक्ट, ये आ जाएगा 10 पॉइंट। देखो करके देख लो, देखो ये आगे 6590 इसका, हाँ, तो 2280 और इनका टोटल आया 6590 डिवाइड बाई 6590 इंटू 2 बाहर बैठा हुआ है, अलग बैठा हुआ है, इंटू 2, तो 0.69119 है, तो 70 पकड़ लो, तो 0.70 पकड़ लिया, बाहर 10 प्लस में बैठा हुआ था, तो 10 प्लस 0.70, तो 10.70% आ गई। अब यही कंपैरिजन 2 मशीन का दिया हो तो इसमें घबराने वाली बात है क्या? नहीं है। एक मशीन का इतना आया 10.70, वैसे दूसरी मशीन का भी सेम तरीके से निकाल लेना, सेम प्रोसेस से, तो दूसरी मशीन की कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये IRR है। तो बस ये ध्यान रखना, 10 और 12 हमने अपनी मर्ज़ी से लिया है फिलहाल रैंडमली। अगर 10 दिया तो 12 ले लो, एक लोअर लिमिट एक हायर लिमिट ले लो। तो ये अब ये जो जितना भी मैंने प्रोसेस बताया है, इसको 3-4 बार वीडियो घुमा घुमा के देखोगे, समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा IRR भी हो गया, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस भी हमने कर लिया। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेस कर चुके हैं? पेबैक, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट, NPV और IRR तक कर दिया। प्रॉफिट इंडेक्स और मॉडिफाइड IRR बाकी है सर, ठीक है।